हेलो बच्चा लोग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रॉयल वाले भैया में। आज के इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का 12 अगस्त का सभी शिफ्टों का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आया दोस्तों, सभी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे और किस तरह क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं वो आज के इस वीडियो में सारा कवर करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम दोस्तों रॉयल वाले भैया। सो फाइनली दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी का आया था आज के शिफ्ट में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, और जो आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन था आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में विजेता कौन सा देश रहा, वो हमारा भारत देश ही रहा बच्चों, ठीक है, क्योंकि भारत देश ने ही दोनों में जीता था। ठीक है, जैसा यहाँ पे देख भी सकते हैं विवरण क्या दिया हुआ है कि भारत ने जो है वो क्या बोलते हैं पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 2025 का कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया था। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 7वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 शुभंकर का यानी मास्कोट क्या था, ये आप सबको बताना है। तो आप सबको बता दें कि यानी कि खेलो इंडिया यानी कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करके वो जाना है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या था आप सभी का गज सीमा, ठीक, गज सीमा जो है वो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर था, ठीक है। अब वो देख लेते हैं यहाँ क्या है कि 7वें खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो बिहार में आयोजित हुआ था उसका शुभंकर था गज सीमा, याद रखना, ठीक। इसी तरीके से और भी खेल से जुड़ा हुआ सवाल आप सभी को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ हम देख सकते हैं करंट अफेयर्स एक और क्वेश्चन है 2025 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा, तो वो आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वो लगातार 14वें साल इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है और यह इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यानी कि WIPO द्वारा दोस्तों इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि 6वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन, अगला सवाल बनेगा आपसे जैसे यहाँ देख सकते हैं 6वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ हुआ था, वो आपसे को बता दें वो आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, याद रखना, ठीक है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि यह शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था और यह विश्व टेक में 7 सदस्य देश होते हैं, याद रखना विश्व टेक में, ठीक है। आप कौन कौन होता है वो आपसे कमेंट में करके बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां किस साहित्य पे लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे बता जातक कथाएं पे सोच सकते कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां किस साहित्य पे लिखी गई, वो आप सभी का जातक कथाओं पर लिखी गई, ठीक है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां का संकलन जातक कथाओं में किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सवाल क्या है, सवाल आप सभी का है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना था, जिसे पहली बार 1906 में जो है स्वराज की मांग की थी। रखना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, वो आप सभी को दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है और जिसे 1906 में दोस्तों पहली बार जो है स्वराज की मांग की थी, याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है कि रानी की वाव जो किस नदी के तट पर स्थित है, वो आपका सरस्वती तट पर स्थित है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदमती द्वारा बनाया गया एक बावड़ी है जो सरस्वती नदी किनारे की स्थित, और यह एक यूनेस्को विश्व स्थल धरोहर बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख रहे थे क्या आया था कि 1991 के आर्थिक सुधारों का आयात यानी इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है। 1991 के आर्थिक सुधारों का आयात इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, आपसे बताते हैं आयात में कोई बदलाव मतलब सॉरी क्या दिया हुआ है, आयात के महत्वपूर्ण वृद्धि मतलब आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ठीक है। 1951 का आर्थिक सुधारों से अत्यंत प्रतिबंध कम हुई जिससे आयात में उल्लंघन की वृद्धि हुई, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव भारत में किस हिस्से में पड़ा, ये आपसे बताना है कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव किस हिस्से में पड़ा, तो वो आपसे बताते हैं पंजाब में पड़ा, हरियाणा में पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पड़ा इसका ज्यादा अधिक प्रभाव, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो उत्तरी भारत के जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काफी अधिक इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब जरा साइंस के क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक काम क्या है, ये आपसे बताना है। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे बताते हैं बेकिंग सोडा जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NH, ठीक है, NaHCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति न्यूनतम सरवन दूरी पर क्या प्रभाव पड़ती है, आपसे बताने की तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और न्यूनतम सरवन दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपसे बताते हैं। वो जो है ध्वनि की गति बढ़ती है और न्यूनतम सरवन दूरी कम होती है। इसका विवरण थोड़ा सा देख लेते क्या है
कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कंप्यूटर सवाल है आप सभी के। कंप्यूटर सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो कंप्यूटर किस मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है? तो आपसे बता दें, रैम मेमोरी में दोस्तों बिजली खोने में जो है डेटा खो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है जिससे बिजली बंद होने पर डेटा हट जाता है इससे। ठीक है, अब जरा अलग जीके का क्वेश्चन देख लेते क्या है। जो क्वेश्चन नंबरिंग आप छोड़ दीजिए दोस्तों, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते हो जाइए। ठीक है, तो जिला न्यायालय का मुखिया कौन होता है? आपसे बोलते जिला न्यायालय का मुख्यालय जो है जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश होता है। ये किसका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है बच्चों। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालयों का प्रमुख होता है और यह न्यायिक, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में को देखता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का इतिहास से क्वेश्चन आप सभी का कि मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है आप सभी का बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, जिस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफी हार्ड तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह और ये बंगाल की खाड़ी के मुहाने में विवरण स्थित है। ठीक है, अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? आपसे बताना है। तो आपसे बोलते गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वो क्या था? स्वप्न में भारत, विरासत और विकास। ठीक है, हर साल जो गणतंत्र दिवस परेड की एक विशेष थीम होती है और जो थीम देश की वो क्या देश की प्रगति, संस्कृति, विरासत दर्शाती है। ठीक है, 2025 की जो थीम थी याद रखना क्या थी? स्वप्न भारत और विरासत और विकास थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि उमियम झील को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। और उमियम झील को किस नाम से जाना जाता है? वो आप सभी को बड़ा पानी झील के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि उमियम झील जो मेघालय में स्थित एक विशाल कृत्रिम झील है और इसे स्थानीय रूप से बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है? वो आप सभी का अनुच्छेद 38 है दोस्तों की, जो कि अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 जो के नीति निर्देशक है ना, डीपीएसपी। ठीक है, क्या है? डीपीएसपी का हिस्सा है ये। ठीक है, अनुच्छेद 38 का डीपीएसपी का हिस्सा है और यह राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने को निर्देश देता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से है कि योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था? तो आपसे बता दें योजना आयोग जो है आप सभी का गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसको देख लेते हैं इसका विवरण क्या है कि योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था। ठीक है, गैर संवैधानिक है और यह किसी कानून द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, गैर संवैधानिक। तो इसे 5 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, अगला सवाल इतिहास से ही क्वेश्चन आप सभी का कि सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो आप सभी बताते हैं सती प्रथा अधिनियम जो है आप सभी का 1829 में लाया गया था। ठीक है, सती प्रथा अधिनियम में क्या है कि सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ठीक, कब किया था? 1829 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय किसके साथ? और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ। ठीक है, रखना आप सभी। अब जरा सा जीएस यानी कि साइंस और कंप्यूटर क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम का मुख्य कार्य क्या है? आपसे बताना है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का मुख्य काम क्या? तो वो आपसे बताते हैं वो क्या अस्थायी डाटा से निर्देशों को संग्रहित करना। ठीक है, जैसे इसको आप डिटेल्स पढ़ते हैं क्या दिया हुआ कि अस्थायी रूप से डाटा निर्देशों को संग्रहित करना। ठीक है, रैम इंडेक्स मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी जो कि कंप्यूटर का चालू रहने पर डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। ठीक है, अगला सवाल कंप्यूटर से ही क्या है कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉलपेपर बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सेटिंग या पर्सनलाइजेशन में। ठीक है, वहीं से बदलता है। तो बच्चों तुच्चा सा सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं साइंस से ही क्वेश्चन है क्या है कि सांची स्तूप में पाई जाने वाली पेंटिंग किसको दर्शाती है? तो आपसे बता दें सांची स्तूप में पाई जाने वाली पेंटिंग जो आप सभी को क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती है। ठीक है, इसको थोड़ा विवरण से देख लेते क्या हिसाब है। हिसाब कर दिया होगा कि सांची स्तूप जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कि दीवारों और तोरणों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनके पिछले जन्मों जातक कथाओं का चित्रण किया गया। ठीक है, अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि राम मोहन नायडू किस केंद्र मंत्रालय को संभाल रहे हैं? तो आपसे बता राम मोहन नायडू जो आप सभी के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि राम मोहन नायडू वर्तमान भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्री के पद में कार्यरत और यह मंत्रालय देश में हवाई परिवहन और विमान से संबंधित नीतियों और विकास की जिम्मेदारी को संभालता है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 2012 से आया है। 2012 में यूनेस्को विश्व की धरोहर स्थल की सूची में किसे शामिल किया गया था? वो आप सभी का पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था बच्चों। ठीक है,
पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है पश्चिमी घाट? तो आपसे बताते हैं पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक, गुरु रामभद्राचार्य को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा 98वां पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विवरण के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संस्कृत विद्यमान गुरु रामभद्राचार्य को उनके साहित्यिक योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2023 के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से उर्दू कवि गुलजार को भी दिया गया, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सती प्रथा से कि किस बर्थ ये 7 क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ा जाए। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ग्रेट ओल्ड मैन किसको? दादाभाई नौरोजी। ये क्वेश्चन हो चुका है। रैम का कार्य ये भी हो चुका है आप सभी का। कंप्यूटर डेस्कटॉप में वॉलपेपर ये भी हो चुका है आप सभी का। हाँ, ये नया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपसे बता दें वो आप सभी का 239वां। ठीक है, 239वां से संबंधित। ठीक है, इसको विवरण देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित और इसके तहत राष्ट्रपति इन क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि 2025 में मगध में व्यापारिक किसे कहा जाता था? 2025 में मगध में जो है व्यापारिक जो है आप सभी को न्यायिक प्रशासन के प्रभावी को कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। क्या है कि प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यावहारिक शब्द न्यायिक मामलों के प्रमुख अधिकारी के लिए उपयोग होता था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी। अगला सवाल है कि किस शासक राजवंश में राष्ट्र और अहर जैसी प्रशासनिक इकाइयां थी? तो आपसे बता वो आपका सातवाहन राजवंश था। ठीक है, सातवाहन राजवंश था। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि सातवाहन राजवंश के दौरान राज्य को राष्ट्र, देश और अहर जिले को जैसे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अहर जो है वो जिलों कहा जाता था और राष्ट्र जो वो देश को कहा जाता था, जो कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? क्या है कि 2025 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित होगा? तो आपसे बता वो आपका पेरिस में आयोजित होगा बच्चों। ठीक है, 2025 का याद रखना। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन जिसे रोलांड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल मई के अंत में और जून की शुरुआत में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है इसे। ठीक है, अगला सवाल जो आप सभी का ये करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है कि एकमे एक्सरसाइज यानी कि एक मैक्स एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो आपसे तंजानिया में इसे आयोजित की गई थी। ठीक है, तंजानिया में इसे आयोजित की गई थी। जैसे देख ले डिटेल से कि एकमे एक्सरसाइज जो है जो कि अफ्रीका, भारत और समुद्री अभ्यास था जो तंजानिया के तार पर इस सलाम तट पर आयोजित किया गया था। ठीक है, अब जरा कला और संस्कृति से क्वेश्चन आए उसे देख लेते हैं कि कलमकारी पेंटिंग किस सामग्री पर की जाती है? तो आप सब बताते हैं कलमकारी पेंटिंग जो है आप सभी कपड़े पे की जाती है। ठीक है ना? क्या दिया हुआ? कलमकारी एक पारंपरिक हस्त निर्मित कला है और जिसे कलम नामक विशेष कलम का उपयोग करके सूती या रेशमी कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से पेंटिंग की जाती है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। 2025 मगध ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है आप सभी का। 100 में हो गया चुका। फ्रेंच ओपन क्वेश्चन रिपीटेड हो गया शायद। अब जरा ये एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? नया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि ANW10 किस नदी पर, ये आप सबको बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है वो आप सभी का अंबा नदी पर स्थित है। ठीक है, आप सबको बता दें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र में अंबा नदी पर स्थित जो कि देश के जलमार्गों में से एक है। ठीक है, जल का रास्ते से एक है। ठीक है, कलमकारी पेंटिंग का भी क्वेश्चन हो चुका है। अब जरा अगला इतिहास का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इतिहास का क्वेश्चन क्या है कि फकीर सन्यासी का विद्रोह क्या था? तो आपसे बता दें फकीर सन्यासी का विद्रोह क्या था, वो आपका बता दें बंगाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह था, फकीर सन्यासी, याद रखना। ठीक है, सबसे को बता दें कि फकीर सन्यासी विद्रोह 18 शताब्दी के बंगाल में हुआ था, 18 शताब्दी के अंत में, और यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ धार्मिक तपस्वियों और किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, प्रतिरोध था। ठीक है, अब जरा जी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है जी के क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बता दो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है हिसाब है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हमारे ग्रह की रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे बताते हैं बंगाल के विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो आपसे लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, सबको बता दें कि बंगाल का विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा,
बताना था, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी, याद रखना, ठीक है, यही इसकी नीति थी, ठीक है। अगला सवाल क्या है, राजा तरंगिणी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है बार बार। राजा तरंगिणी लिखा कौन है, आपसे होता है कलहन जो है राजा तरंगिणी, क्वेश्चन रिपीट दो और क्वेश्चन PYQ अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है राजा तरंगिणी, ठीक है। राजा तरंगिणी 12वीं शताब्दी में कलहन द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास और विवरण है, ठीक है। अब बताना आप सभी को कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, लड़ाई से भी क्वेश्चन आ रहे थे 1556 में दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, तो 1526 में दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1556 में किसके बीच हुई थी, 1556 एग्जैक्टली यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 1556 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो है दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत के, और अकबर की सेना ने विजय इसमें प्राप्त की थी, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों, आप सभी का इतिहास से क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आपसे पता है वो आपका अजमेर में है। आपको पता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत है जिनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल जो कि बच्चों तुच्छा सवाल, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, कंचनजंगा नाम है, ठीक है, जो कि 8,586 मीटर इसका ऊंचा या दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, इसे याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के, भारतीय संविधान सभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वो आप सभी को BR अम्बेडकर, ये सभी को पता भी होगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो आपसे बता सांची का स्तूप जो वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के रायसेन में ये स्थित है, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल जो कि आपसे लिए बनेगा इंपॉर्टेंट, यह PYQ यानी कि आपका 2021 में ये पूछा जा चुका है, जो स्वराज मेरा जनसित अधिकार है ये किसने कहा था, वो आप सभी का बता दें, वो आप सभी को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और बाल गंगाधर तिलक ये नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिया था, और यह भारत स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नारों में से एक था, ठीक है। आप सभी को बताना है कि GST जो है वो किस प्रकार का कर है, तो आप सभी को बता दें ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 2021 में ये क्वेश्चन आया जा चुका है, ठीक है। तो GST जो है वस्तु और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, इसने केंद्र और राज्यों करों की जगह ली है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे पता यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे याद करके रहना। अगला सवाल हम सिर्फ देख लेते हैं कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस राज्य की, तो आपसे बता साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल की, तो सभी को पता होगा। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और आप सभी को बता दें ये आप सभी का अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेनाओं ने निहत्थे नागरिकों पर गोली लगाई थी, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का, प्लासी का युद्ध कब हुआ, जैसे कि मैंने बताया युद्ध से क्वेश्चन आ रहे थे, युद्ध को आपको करके ही जाना है। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है कि भूटान का राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी जो है आप सभी का थिम्पू, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, याद रखना, ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी है भूटान का। अगला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपसे बता कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कॉर्क के एक टुकड़े का अध्ययन करते समय कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है। अगला सवाल आपसे भेगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपसे बता सापेक्षता का सिद्धांत जो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। आपको बता दें कि सापेक्षता सिद्धांत ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सापेक्षता सिद्धांत दिया था, जिसने अंतरिक्ष और समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को बदल दिया, ठीक है। अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, तो आपको आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का साइंस से है, साइंस से अगला सवाल है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तब से बता नींबू के रस का पीएच मान जो है 2.5 लगभग में होता है, ठीक है, और ये सबसे अधिक अम्लीय बनाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, आपसे पित्त रस जो है यकृत यानी लीवर में स्रावित होता है, ठीक है। पित्त रस का यकृत में स्रावित होता है, यह वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपसे बता रिकेटस जो विटामिन की कमी की रोग होता है, ठीक है। आप सभी को बता दें कि विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है, और जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनती है बच्चों आप सभी के लिए कि हंसाने वाली गैस कौन सी, तो आपसे बता दें हंसाने वाली गैस जो है आप सभी का N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपसे बता दें जैसे कि लाइफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग जो वो एनेस्थीसिया और निस्तेसक के रूप में किया जाता है, ठीक है।
अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का? अगला सवाल है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? सबसे बता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपका पुराना वाला क्वेश्चन है, लगभग दौरे कैसे पूछा जा चुका है। ठीक है? अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वो आपसे बता सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। सीपीयू पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप सभी को पता होगा। अगला सवाल क्या पाइथन क्या है? तो आपसे पाइथन एक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पाइथन जो है एक उच्च स्तरीय बहु उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग वेब विकास, जैसे कि मैंने बताया, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में होती है। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे बोलते फोरट्रेन का फुल रूप जो है वो आपको फार्मूला ट्रांसलेशन है। ठीक है, फोरट्रोन एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर्स में। ठीक है, 2025 में किस राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी? वो आपसे बता दिल्ली और वाराणसी के बीच जो है ये स्टार्ट हुआ था 2025 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तब आपसे बता मलाला यूसुफजई दोस्तों सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, जो 2014 में इसको 17 साल की उम्र में जो है 17 साल की उम्र में कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार इसे मिला था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से सर लॉन्च किया गया था? सबसे बताते हैं GSLV Mark 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आप सभी को बता दें कि चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो इसे इसरो का शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपसे बताते हैं भारत रत्न पुरस्कार जो 1954 में हुई। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और ये पुरस्कार कला और साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो आपसे बता एप्पल जो भारत का पहला संचार उपग्रह है। ठीक है, एप्पल जो है जिसका नाम क्या एरन पैसेंजर पायलट एक्सपेरिमेंट, ये वो वाला एप्पल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का यह पहला क्या है प्रायोगिक संचार उपग्रह है जिसे 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है साइंस से क्या क्वेश्चन बनेगा आप सभी का? साइंस से क्वेश्चन बन रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो आप सभी को उत्तराखंड में स्थित है बच्चों। ठीक है, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीदारी नदी पर बना हुआ यह सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, टिहरी बांध। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो आपसे 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस सौदी के बाद, यानी भोपाल गैस कांड जो होता है उसके बाद भारत सरकार द्वारा इसे पारित किया गया था ताकि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक कानून बनाया जा सके। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बैरिग जल डमरू मध्य किन दो महासागरों को अलग करता है? तो आपसे बताते हैं वो आप सभी का आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है। ठीक है, बैरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है और एशिया यानी कि रूस और उत्तरी अमेरिका अलास्का को भी अलग करता है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता था? न्यूटन की गति के पहले नियम को जो आप सभी को बताते हैं जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी इसका क्या है विवरण देख लेते हैं। न्यूटन की गति को पहले नियम को जड़त्व नियम भी कहते हैं। उसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बनता है आप सभी का जड़त्व ओजोन दिवस कब मनाया? तो आपसे ओजोन दिवस जो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, यूआरएल का पूर्ण रूप ये आपका पढ़ा करा चुका। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? ये भी हो चुका है। सबशिता सिद्धांत ये भी चुका है। कुंडुकुलम ये एक नया क्वेश्चन है कि कुंडुकुलम प्रयोग ये शायद तमिलनाडु, ये क्वेश्चन भी शायद हो चुका। ठीक है, नींबू का रस भी हो चुका है। पित्त रस कहाँ से होती है? ये भी हो चुका। विटामिन के में ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका। विटामिन ये एक नया क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपसे बता दो वो जो है आप सभी का साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है जो लाल रक्त कोशिकाओं क्या है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के समान कामकाज के लिए आवश्यक, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कि न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? वापसी को जड़त्व का नियम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अधिनियम ये भी हो चुका है। बेरिंग जल मंडल ये भी हो चुका है। न्यूटन की गति में पहले नियम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड बार बार हो रहा है लगता है हमें।
सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन रिपीट रहते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सभी क्वेश्चन कवर कर लिए आज के शिफ्ट के 12 अगस्त के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। और आपको बता दें इसी तरीके से आपको क्वेश्चन डेली देखते हुए जाना और किस तरह क्वेश्चन आ रहा है वो आपको देखते हुए जाना। यानी कि दोस्तों आप समझ लीजिए कि युद्ध से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और 2024 और 25 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ें करके जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप लोगों में हमारे चैनल